नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका की तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश तेज हो गई। पश्चिम एशिया में नए नए सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं, तो ईरान ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है और बता दिया है कि इस बार जंग हुई तो हमला अमेरिका पर भी होगा। ईरान की तरफ से पहली बार अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। अब तक ये माना जाता था कि ईरान के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो यूरोप तक हमला कर सके, लेकिन ईरान ने जो मिसाइल अब दिखाई है वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक हमला कर सकती है। पूरा यूरोप अब ईरान के हमले की रेंज में आ गया है। ऐसे में अगर अमेरिका ने अब ईरान पर हमला किया तो जवाब में अमेरिका पर बम गिराएगा ईरान। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस ने शुरू की परमाणु परीक्षण की तैयारी। रूसी विदेश मंत्री बोले अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार। यूक्रेन पर भी जल्दी होगा रूस का कब्जा। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तेज हुआ टकराव। तालिबान का जवाब जंग हुई तो सिंध और पंजाब पर करेंगे हमला। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी पर किया हमला। शेख हसीना के ऐलान से डरी मोहम्मद यूनुस की सरकार। ढाका में 13 नवंबर को लॉकडाउन। यूनुस के घर की सुरक्षा हुई सख्त। और चलते चलते में देखेंगे भारत में पैदा होने वाले गेहूं की कहां से हुई उत्पत्ति, कब से शुरू हुई भारत में गेहूं की खेती। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक और शक्तिशाली तूफान फिलीपींस से टकराने को तैयार। तूफान के चलते देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों बिजली आपूर्ति ठप। पहले ही कालमेगी तूफान के चलते फिलीपीन में चली गई थी 204 लोगों की जान। फिर से सुधर रहे हैं भारत और चीन के रिश्ते। चीन से भारत के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस भारत के लिए फ्लाइट रवाना करेगी। अमेरिका में ट्रम्प वाइन के सैन्य स्टोर्स में बिकने पर शुरू हुआ विवाद। माना जा रहा है संविधान के इम्यूनिमेंट्स क्लॉज का उल्लंघन। ये क्लॉज राष्ट्रपति को वेतन के अलावा दूसरे फायदे लेने पर लगाता है प्रतिबंध। हमास ने बरामद किया एक और इजरायली का शव। जल्दी ही रेड क्रॉस को शव सौंपेगा हमास। अब बस 5 बंधुकों के शवों की तलाश शेष। गजा में सीज फायर के बाद अब अमेरिका और इजराइल का अगला निशाना ईरान बनने वाला है। अमेरिका पहले से ही ईरान की घेराबंदी में जुटा हुआ है। कतर में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है, तो सीरिया में भी सैन्य बेस बनाने की तैयारी है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं। शरा को कुछ समय पहले तक अमेरिका आतंकवादी मानता था, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा था, लेकिन अब अमेरिका उनका स्वागत कर रहा है और उसका कारण ईरान को ही माना जा रहा है। अमेरिका सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी एक सैन्य बेस बनाने की तैयारी में है और ये सब ईरान की घेराबंदी के लिए हो रहा है। अमेरिका और इजराइल जल्दी ही ईरान पर हमला कर सकते हैं और इसका कारण है ईरान का नेतृत्व, जो अमेरिका के दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा, अमेरिका के प्रतिबंधों के आगे झुकेगा नहीं। ईरान ने 8 नए न्यूक्लियर संयंत्रों को बनाने का ऐलान कर अमेरिकी परेशानी को पहले ही बढ़ा रखा है और अब ईरान ने जो किया है उससे डोनाल्ड ट्रंप भी खौफ में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जो ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ था, अब उसे भी ईरान ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इस बार सिर्फ इजराइल ही मलबे में नहीं बदलेगा, बल्कि अमेरिका के कई शहर भी तबाही का मंजर देखेंगे। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि उसने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर लिया है, जो अब सेना में शामिल होने को तैयार है। ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी क्षमता 12 से 14,000 किलोमीटर तक भी बताई जा रही है। अगर ये सच है तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप तो आ ही जाएगा, इसके साथ ही अमेरिका के अधिकांश हिस्से भी इसकी रेंज में होंगे। अगर मिसाइल अपनी न्यूनतम क्षमता पर भी काम करेगी तो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क को आसानी से निशाना बना सकेगा। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। हालांकि पश्चिमी देशों ने अभी ईरान की इस नई आईसीबीएम की पुष्टि नहीं की है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें दावा किया जा रहा है कि मिसाइल सेना में शामिल होने को तैयार है। इससे पहले ईरान के पास जो मिसाइलें थीं, उनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक थी, जो इजराइल तक तो मार कर सकती थी, लेकिन यूरोप उनकी रेंज से बाहर था। यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा ही ईरान की मिसाइलों की रेंज में आ पाता था, लेकिन अब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षमता की आईसीबीएम आने के बाद पूरा यूरोप ईरान के निशाने पर आ चुका है। ईरान की इस मिसाइल ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी उत्तर कोरिया के खतरे का सामना कर सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज ज्यादा नहीं है।
लेकिन ईरानी आईसीबीएम से बचाव के लिए अपने को अलग से कोशिश करनी होगी और उसे अलास्का और कैलिफोर्निया में इंटरसेप्टर बढ़ाने पड़ सकते हैं। ईरान ने तो अपनी क्षमता दिखा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान पर हमले का प्लान बनाएंगे। वैसे ईरान ने सिर्फ पलटवार के लिए ही खुद को तैयार नहीं किया है, बल्कि 4 महीने में उसने अपनी डिफेंस की क्षमता को भी मजबूत किया है। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम और Su-35 फाइटर प्लेन उसे मिल चुके हैं और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ही ये दावे किए हैं। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन ने भी ईरान को अपने J-10C लड़ाकू विमान दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो उन पर यह फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। अब बात रूस के परमाणु परीक्षण को लेकर किए गए ऐलान की। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से दुनिया भर में परमाणु बम के परीक्षण की रेस शुरू हो गई है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण का प्रस्ताव तैयार करने के आदेश भी दे दिए थे और अब इसे लेकर रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के निर्देश पर काम शुरू हो गया है। लावरोव ने कहा कि रूसी विदेश मंत्रालय ने 5 नवंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिए गए निर्देश को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है और इस पर काम किया जा रहा है। जनता को परिणामों की जानकारी दी जाएगी। इस बीच रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि परमाणु परीक्षण पहले अमेरिका करेगा, उसके बाद वो करेगा। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को भी रूस निशाना बना रहा है, जिसके चलते सर्दियों में यूक्रेन की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए सबसे ज्यादा चिंता की जो बात सामने आ रही है वो है पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स शहर पर रूस के कब्जे को लेकर। पोक्रोव्स पर कब्जे को लेकर 21 महीने से जंग चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रूस पोक्रोव्स पर कब्जा करता है तो ये पूरी दुनिया में उसकी ताकत और स्थायित्व का प्रतीक होगा। यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से ही कहा जा रहा है कि शहर के चारों ओर रूसी सेना का शिकंजा कसता जा रहा है। शहर के भीतर लगातार गोलीबारी, शहरी युद्ध और ड्रोन हमले हो रहे हैं। रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शहर के अंदर कई स्थानों पर रूसी सेना ने कब्जा भी कर लिया है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त सैनिक और हथियार उपलब्ध नहीं है। शहर को नागरिकों से खाली करा लिया गया है क्योंकि इस पर कभी भी रूस का पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। पुतिन पहले ही दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना अब ज्यादा वक्त तक रूस का सामना नहीं कर पाएगी। रूस पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव की। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान के बीच बातचीत फेल हो गई, जिसके बाद से ये दोनों देश एक दूसरे को जंग की खुली चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर टीटीपी की तरफ से कोई भी हमला होता है तो इसे जंग माना जाएगा और पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर देगा। तो दूसरी तरफ तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान की जमीन पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जनजातीय सीमा और आंतरिक मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपने देश की तकनीक और हथियारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अमेरिका और रूस के हश्र से सीखना चाहिए। अगर तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल ख्वाजा आसिफ लगातार जंग की बात कर रहे हैं, तो तालिबान ने साफ कर दिया है कि अगर अब हमला हुआ तो जंग सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सिंध और पंजाब भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की धमकी उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। ख्वाजा आसिफ धमका रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का हमला जंग माना जाएगा। तो वहीं टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तानी आर्मी से उसकी अहम चौकी छीन ली है। चौकी पर तैनात पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए, जिसके बाद टीटीपी ने चौकी पर मौजूद हथियार अपने कब्जे में ले लिए और चौकी पर नियंत्रण कर लिया। ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन रहा है। बन्नू से तहरीक तालिबान के लड़ाकों का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बन्नू की सैन्य चौकी पर तालिबानी लड़ाके बाइक पर पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि आसिम मुनीर के सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर सके और भाग गए। ऐसे में अब इस चौकी और क्षेत्र पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जो दावा कर रहा था कि टीटीपी का हमला जंग माना जाएगा, वो अब काबुल पर हमला कर इसका जवाब देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांग्लादेश की।
बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वैसे तो अपने देश में नहीं है, वो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनके प्रभाव से वहां की मौजूदा यूनुस सरकार बुरी तरह डरी सहमी हुई है। वो शेख हसीना की एक अपील से इस कदर डर गई कि पूरे ढाका शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली है और 13 नवंबर को इस पर फैसला भी आने वाला है। इसी तारीख को शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही यूनुस सरकार घबराई हुई दिख रही है। ढाका में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर उतार दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के आवास को छावनी में बदल दिया गया है। यूनुस सरकार आवामी लीग के प्रदर्शन को हर हाल में दबाने की कोशिश में जुट गई है। आवामी लीग पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। यूनुस की कोशिश है कि शेख हसीना को जल्दी ही कोर्ट से सजा दिला दी जाए। उनके लिए फांसी की सजा की मांग की गई है, जिससे शेख हसीना भविष्य में भी बांग्लादेश लौटकर नहीं आ सके। हाल ही में शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रही हैं और यहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि वहां कट्टरपंथियों का राज चल रहा है। शेख हसीना की तरफ से बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इसके लिए नई पार्टी के गठन की बात भी चल रही है और उसी कड़ी में पहला कदम ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम है। मोहम्मद यूनुस इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं और ढाका के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना की तैनाती की जा रही है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि सेना और जनता के काफी दबाव के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि देश में अगला आम चुनाव 2026 के शुरुआती महीनों में, खास तौर पर अप्रैल 2026 के पहले हिस्से में होगा। पहले ये सोचा गया था कि चुनाव फरवरी 2026 में हो सकते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नाराज है क्योंकि वो इसी साल दिसंबर में चुनाव चाहते थे। सेना भी लगातार यूनुस पर चुनाव को लेकर दबाव बना रही थी और इसी बीच शेख हसीना की पार्टी का आक्रामक रुख भी उनके लिए चुनौती है। उनका डर इसी बात से समझा जा सकता है कि वो अपने आवाज की किलेबंदी सबसे पहले कर रहे हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे गेहूं की। जी हाँ, जिस गेहूं की रोटी के बिना हमारी थाली अधूरी है, क्या आप उसकी कहानी जानते हैं? हमारे रोज के मेन्यू में शामिल हो चुका गेहूं हमारे देश का है ही नहीं। जी हाँ, गेहूं करीब 10,000 साल पहले मिडिल ईस्ट के एक खास इलाके में पैदा हुआ। इस इलाके का नाम है फर्टाइल क्रेसेंट, यानी उपजाऊ अर्धचंद्र। आज के तुर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल के कुछ हिस्सों को कवर करता हुआ ये उपजाऊ मैदान दजला यानी टिग्रिस और फरात नदी के पानी और काली मिट्टी से लबालब था। यहीं पर इंसानों ने एक बड़ा कमाल किया। उस समय यहाँ जंगली घास उगती थी जिसके बीज हवा से बिखर जाते थे, लेकिन प्राचीन लोगों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने उस जंगली घास को चुना जिसका डंठल मजबूत था, यानी जो कटाई में आसान था। हजारों साल तक उन्होंने बस यही मजबूत बीज बोए। बस इसी चुन चुन कर बुवाई से जंगली इकॉन और एमर गेहूं धीरे धीरे हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए। तुर्की में कराकाडाक पहाड़ इसका जन्म स्थान बने। यहीं से गेहूं ने अपना सफर शुरू किया और वो मिस्र, यूरोप होते हुए 6000 ईसा पूर्व के आसपास भारत की सिंधु घाटी में मेहरगढ़ तक पहुंचा। आज भारत भले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, पर उसकी असली जड़ें उस फर्टाइल क्रेसेंट की प्राचीन मिट्टी में दबी हुई हैं। तो अगली बार जब आप रोटी खाएं तो गेहूं की ये कहानी आपको जरूर याद आएगी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।